नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आरएएस टैंक प्रोडक्शन सिस्टम में वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट में आज हम लोग पीएच, एल्कलिनिटी और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। एल्कलिनिटी सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम लोग एक्वाकल्चर करते हैं। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसीलिए उनका सिस्टम अच्छी तरह से चलता नहीं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। मछली आमतौर पर 6 से 9 पीएच के रेंज को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन 2 यूनिट या उससे अधिक का एकदम से कोई परिवर्तन पीएच में हो जाए तो यह बहुत हानिकारक होता है, खासतौर से श्रिम्प में तो बहुत ज़्यादा। बायोफिल्टर का बैक्टीरिया एक लंबे रेंज के पीएच में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। उसके लिए जो सबसे फ़ायदेमंद रेंज है वो 6.8 से 7.2 है, और अमोनिया भी इस रेंज में टॉक्सिक वाली काफ़ी कम होती है। ये पीएच का रेंज देखिए, न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक की तरफ और थोड़ा सा एल्कलाइन की तरफ। ये बायोफिल्टर में बैक्टीरिया के लिए भी और मछली के लिए अति उत्तम पीएच की रेंज है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में लगातार पीएच में गिरावट आती रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं। इस हाइड्रोजन आयन की वजह से पीएच में लगातार गिरावट आती है और माइक्रोब्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। मछली भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। इन दोनों के कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने से कार्बोनिक एसिड बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर पीएच गिर जाता है। तो पीएच लगातार गिरता रहेगा तो 6 से नीचे चला जाएगा तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो काम करना बंद कर देंगे। टॉक्सिक जो अमोनिया का वेस्ट है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, तो मछलियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए ऑप्टिमम रेंज में पीएच को रखने के लिए एल्कलाइन बफर्स मिलाए जाते हैं। व्यवहार में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बफर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इससे जो हमारा इष्टतम पीएच का रेंज है उसे बहुत प्रभावी ढंग से हम बनाकर रख सकते हैं। 100 लीटर में अगर ये कंपाउंड्स आप जो भी मात्रा यहाँ लिखी है उस मात्रा में डालेंगे तो आगे लिखे हुए पीएच और एल्कलिनिटी में इस तरह से बदलाव होगा। आमतौर पर पीएच और क्षारीयता को पसंदीदा सीमा के भीतर रखने के लिए जो दैनिक आपकी फीड की राशि है उसका लगभग 15% सोडियम बाइकार्बोनेट जोड़ना पर्याप्त होता है। इसलिए अगर टैंक में आप 1 किलो खाना रोज खिला रहे हैं तो पीएच और क्षारीयता के स्तर को समायोजित करने के लिए प्रतिदिन 150 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की आवश्यकता होगी। और हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए उनके कल्चर में, चाहे वो बायोफ्लॉक हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो पॉन्ड हो, कोई भी कल्चर हो, उसमें अधिकतर लोग अच्छे रिजल्ट्स प्रोडक्शन के संदर्भ में नहीं ले पाते हैं। बेकिंग सोडा जो इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच 9 होता है। यहाँ रेफरेंस के लिए बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं किस चीज़ का पीएच अनुमानित कितना होता है। हमारे सिस्टम में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है जो पूरी तरह से और अच्छी तरह से काम करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा हर जगह उपलब्ध है, बहुत सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। सिस्टम में चूने के पानी का टपकाने का भी आप एक स्टेशन बना के उसे स्थापित कर सकते हैं। हाइड्रेटेड लाइम ले लीजिए, एक बीकर में जैसे हमने आपको घोल के दिखाया, लेकिन इस समय हाइड्रेटेड लाइम पानी में सस्पेंडेड है। कुछ देर बाद ये सेटल होने लगेगा और कुछ और देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, ये अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर जो पानी बच जाता है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। इसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक कोई वाल्व ले लीजिए, पाइप ले लीजिए और एक कंटेनर में ये सुपरनेटेंट भर के ग्रेविटी से अपने टैंक में ड्रिप करने वाला सिस्टम बना लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत जल्दी से घुल जाता है और इसे रियरिंग टैंक में अगर डाल दें तो ये बहुत हाई पीएच के तमाम जोन्स बना देता है। इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत होती है जिसको हम किसी पीएच मीटर के सेंसर के द्वारा जोड़ दें और इसको फीडबैक दे दें, तो ये समय समय पर सोडियम हाइड्रोक्साइड टैंक में मिलाता रहेगा और ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरा सिस्टम। फिर आप
पीएच मेंटेन करने की चिंता से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही मजबूत क्षारीय है और कास्टिक है, आँखों को और त्वचा को गंभीर रूप से जला सकता है। इसलिए सुरक्षा सावधानी बरती जानी चाहिए और हमेशा चश्मे का और दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। आप इसे अति विशेष चेतावनी समझिए अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्कलिनिटी हमेशा 100 से ऊपर होनी चाहिए, यही इसका सबसे बढ़िया तरीका है। क्षारीयता पानी की एसिड न्यूट्रलाइजिंग क्षमता को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इसको नापा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टैंक में एसिडिटी पूरी तरह से अनुपस्थित है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके टैंक में बफरिंग उपस्थित है। आमतौर पर पीएच को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो क्षारीय बफर होते हैं वो अच्छी क्षारीयता प्रदान करते हैं। यदि उस बफर में कैल्शियम भी शामिल है तो वो हार्डनेस को भी जोड़ेंगे। हार्डनेस एक अलग चीज़ है, इस पर कभी अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्षारीयता पानी की गुणवत्ता का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण माप है जिसे मछली के लिए आपको लगातार मेंटेन करना चाहिए। इस बात को अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं और उसका खामियाजा भुगतते हैं। इसे मापने के लिए एक पानी के नमूने को वीक एसिड यानी तनु अम्ल के साथ टाइट्रेट किया जाता है। तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक पूरी बफरिंग समाप्त नहीं हो जाती और पीएच गिर जाता है। पीएच जैसे ही गिरता है वैसे ही वो एक रंग परिवर्तन के द्वारा सूचित करता है। उसके लिए हम लोग पहले से इंडिकेटर डाल के रखते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोप्थिलीन। ये हमारे यहाँ एक एल्कलिनिटी नापने का किट है। H का मतलब वीक एसिड है, उसमें M का मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और 25 ml बीकर में सैंपल वाटर है। इसमें थोड़ा सा 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज डाल दिया गया। उसके बाद इसमें वीक एसिड डाल रहे हैं बूंद बूंद करके और बूंदों को गिन रहे हैं। जैसे ही कलर आ जाएगा वैसे ही हम बूंद की संख्या नोट कर लेंगे। हमारे कैलकुलेशन इस एल्कलिनिटी किट के अनुसार 1 बूंद बराबर 10 ppm है। तो मान लीजिए कि 11 बूंद टपकाने के बाद ये पानी इस तरह से ऑरेंज हो गया, तो हमारे सैंपल वाटर की एल्कलिनिटी 110 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 110 ppm हुई। आप कौन सा किट इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। सिस्टम में मछली और बैक्टीरिया के श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। मछली कार्बन डाइऑक्साइड के 20 ppm के स्तर के आसपास या इसके ऊपर स्ट्रेस में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रेस में मछली अच्छी तरह से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाती है। तनाव के कारण मछली सतह पर चली आ जाती है और जो भी आपकी एरेशन डिवाइस अगर उस टैंक में लगी है तो उसके आसपास एकत्र होकर गोल गोल घूमने लगती है। उनकी सारी गतिविधियां धीरे धीरे सुस्त होती जाती और उनकी भूख बहुत तेज़ी से कम होती जाती है। ये भी ऑक्सीजन के तनाव के कारण होने वाले प्रमुख लक्षण हैं। इसी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाला लक्षण भी होता है। रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में पानी को वापस ले जाने से पहले उसकी डीगैसिंग, एरेशन और स्ट्रिपिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछलियों के लिए जो हानिकारक गैसें उसमें आ गई हैं उन्हें हटाया जाना परम आवश्यक है। ये प्रक्रिया हम लोग डीगैसिंग के द्वारा करते हैं, जिसमें एरेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को अक्सर स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बिल्डअप होता है, मछली सांस लेती है, बैक्टीरिया भी सांस लेते हैं, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसे फिजिकली और केमिकली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली पैक्ड कॉलम एरेटर से या अदर एरेशन डिवाइस से निकाला जाता है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक वाटर कॉलम है, इसमें ऊपर से मछली के टैंक से निकला हुआ पानी अंदर आता है। यहाँ पर एक एरेशन डिवाइस लगी रहती है। इस एरेशन डिवाइस में प्रेशराइज्ड एयर पंप की जाती है, जिससे इसमें हवा के बुलबुले बनते हैं और ऊपर से पानी आता है। बीच में प्लास्टिक मीडिया भर दिया जाता है। हवा इन प्लास्टिक मीडिया और पानी से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जिससे अच्छा खासा टर्बुलेंस पैदा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लगे हुए वेंट से बाहर निकल जाती है और पानी धीरे धीरे गैसों से रहित हो जाता है और उसे नीचे से निकाल लिया जाता है और वापस सर्कुलेशन सर्किट में चला जाता है।
ये प्रक्रिया बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसे पैक्ड कॉलम स्ट्रिपर बोलते हैं। अगर कहीं भी पूरे रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सर्किट में एनारोबिक परिस्थिति अगर बन गई तो हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन हो सकता है। विशेष रूप से खारे पानी की प्रणाली है अगर आपकी, इससे मछली तुरंत मरती है। ये बेहद जहरीली गैस होती है और कम सांद्रता में भी अगर सिस्टम में हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न होता है तो ये मछली को मार देगा। एक और तरीके से अंडर वाटर एयरेशन करके डीगैसिंग की जा सकती है, जिसमें एयरेशन वेल बनाया जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता पैक्ड कॉलम स्ट्रिपर की तरह, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर एक्वाकल्चर चल रहा है तो इस प्रणाली का उपयोग होता है। इसमें पानी आता है एक और गेट वाल्व लगा रहता है, जिससे हम पानी के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हवा आती है और बहुत ही विग्रस एयरेशन करते हैं। उसके बाद ये आगे की तरफ सर्किट में चला जाता है पानी। हम लोगों ने अपने यहाँ अलग तरह का एक स्ट्रिपिंग का सिस्टम बना रखा है जो खुला हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। ख़ास तौर से अगर आपका वॉल्यूम पानी का कम है तो ये 4 स्टेज में ट्रेज लगी हुई हैं, इसमें से ऊपर से पानी नीचे गिरता है और इसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें बायोमीडिया भर देते हैं। तो ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमने आज आपको बताई पीएच, एल्कलिनिटी और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में। टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम का मैनेजमेंट अभी जारी है। टेम्परेचर, क्लोराइड, वाटर एक्सचेंज के बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं आपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।